माधव आश्रम से जो अतिथि पधारे उनके हमारी तरफ से और हमारे दीप प्रकाश की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत वंदन करता हूँ। और साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस जहर मुक्त खेती को करने के लिए इच्छुक हैं और परिणाम देखने के लिए अपने समय में से निकाल कर यहाँ इतने दूर चल कर आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूँ आगे के मार्गदर्शन के लिए। डॉक्टर विवेक जी बहुत माधव आश्रम भोपाल। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आपको क्या बताऊंगा, जैसे मीना जी के पास बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं जो उनको मुझसे कई गुना ज़्यादा पता है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो कुछ हम आज तक बोलते आए हैं वो सारा उन्होंने यहाँ पे सिद्ध करके दिखाया है। और आगे अभी उतना रिजल्ट मिला नहीं है, पर आगे आने वाले समय में भी अच्छा रिजल्ट मिलने की उम्मीद है, ऐसा हम उनसे अपेक्षा करते हैं। मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूँ। मैं माधव आश्रम से आया हूँ और माधव आश्रम संस्थान है जो अग्निहोत्र यज्ञ का प्रचार कर रहा है 1963 से। 1963 से संस्था भोपाल में बैरागढ़ के पास स्थित है, शिवरंजन रोड पे, जहाँ से वो अभी तक हजारों लोगों में संदेश जा चुका है अग्निहोत्र करने का। और हजारों लोगों को मीटिंग के माध्यम से जैसे आज यहाँ हो रही है और प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को अलग अलग तरीके के माध्यम से हम लोगों ने ये अवेयरनेस हम फैलाते हैं कि आज के समय में अग्निहोत्र की आवश्यकता क्यों है। जहाँ तक बात करें कि अग्निहोत्र की अगर हम बात करेंगे तो अग्निहोत्र से आप परिचित होंगे। कौन कौन जाता है अग्निहोत्र यहाँ पे? कितने लोग जानते हैं? हाथों पर उठाइए। बहुत सारे लोग जानते हैं। तो अग्निहोत्र आज के समय में हम लोग ये देखेंगे कि अग्निहोत्र की आवश्यकता क्यों है हमारे लिए। अग्निहोत्र हमारे लिए ऐसा कौन सा परिवर्तन लेके आ जाता है कि हम बाकी सब काम धाम छोड़ के अग्निहोत्र करने बैठ जाए और अग्निहोत्र से हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। ऐसा अग्निहोत्र में क्या जादू है? तो मैं आपको ये बताऊं कि आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि आज विश्व के 115 देशों में अग्निहोत्र होता है। इसमें जापान शामिल है, चीन शामिल है, जिसमें अमेरिका के बहुत सारे भाग हैं, कनाडा है और इसमें पेरू देश आता है। बहुत सारे देश में ऐसे आते हैं जहां आज इसी पद्धति को लेके अग्निहोत्र आदमी कर रहा है। अब सोचिए कि एक सबसे बड़ा फर्क जो मुझे देखने को मिला, हमारे यहाँ फॉरेनर्स आ चुके हैं तो मैंने उनसे पूछता हूँ कि आप कंडी की व्यवस्था कैसे करते हैं, आप घी की व्यवस्था कैसे करते हैं, आप अग्निहोत्र कैसे करते हैं। तो वहाँ अग्निहोत्र करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी कुछ समय पहले एक जर्मन की लेडी मेरे पास आई थी तो मैंने उनसे पूछा कि आप अग्निहोत्र कितने समय से कर रहे हो। तो वो करते अग्निहोत्र करते हुए लगभग 15-16 साल हो चुके हैं। मुझे मैंने पूछा कि आप कंडी की व्यवस्था कैसे करते हो तो उन्होंने मुझे बताया कि 15 किलोमीटर दूर से जो गायें फ्री वहाँ पे जो पाली हुई गायें होती हैं वहाँ जाके वो कंडे इकट्ठी करती हैं, वो गोबर लाती हैं और गोबर ला के फिर अपने घर में कंडे बनाती हैं खुद। और अब देखते हैं कि उनको गोबर मतलब गाय की वो विष्ठा ही मानते हैं एक तरह से फॉरेनर जो होते हैं वो। तो वहाँ से वो लाती हैं इकट्ठे करके और हाथ में ग्लव्स पहन के और फिर वो कंडे बनाती हैं और कंडे बना के और सुखाती हैं। और फिर अग्निहोत्र करने के पहले उनको खिड़की दरवाजे खोल के देखना पड़ता है कि कोई देख तो नहीं रहा आसपास, क्योंकि अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी तो पुलिस तुरंत आ जाती है और गिरफ्तार कर लेती है, फाइन ठोक देती है। तो आप सोचिए कि भारत देश में करना कितना आसान है। हम कहीं गली कूचे में बैठ जाए, मोहल्ले बैठ जाए, कहीं बैठ जाए, कहीं बैठ के अग्निहोत्र कर सकते हैं। हमें स्वतंत्रता कितनी दी है। तो अगर तुलना करें हम लोग बाहर के और यहाँ के तो स्वतंत्रता हमें कई गुना ज़्यादा मिली अग्निहोत्र करने के लिए, क्योंकि हमारी बेसिक जो हमारी जड़ें हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं। और आप देखिए कि आज अग्निहोत्र करना आवश्यक क्यों हो गया, हम इस पर बात करेंगे। अग्निहोत्र क्या होता है और कैसे करते हैं तो जैसे मीना जी आपको बता देंगे। मैं वो बताऊंगा कि अग्निहोत्र क्यों करना चाहिए, आपको क्या जरूरी है अग्निहोत्र करना। तो अग्निहोत्र करने के लिए सबसे बड़ी आज बात है कि हम जिस पर्यावरण में रहते हैं उस पर्यावरण से हम लोग सब कुछ लेते हैं। हम हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, हम भोजन लेते हैं, सब कुछ लेते हैं हम लोग। फिर हम लोग प्रकृति में आप देखिए कि जो भी प्राणी है वो सब अगर एक हाथ से लेते हैं दूसरे हाथ से देने का काम भी उनका चलता है। अगर आपने एक आम का पेड़ बोया है तो आम का पेड़ में अगर आपने खाद डाली और 5 साल का बड़ा किया है तो वो आपको एक समय आएगा जब पूरा ढेर सारे आम देके आपको उसकी पूर्ति कर देगा। ऐसे हर जीव में, हर पेड़ पौधे में, हर जगह आपको प्रकृति में ये उदाहरण देखने को मिलता है कि लेने देने का क्रम बराबर बना रहता है। और हम भी पहले करते थे, क्रम हमारे पास भी था, लेकिन हमने इस क्रम को छोड़ दिया। तो हमने देने का क्रम तो बंद कर दिया और लेने वाला क्रम हमने चालू रखा है। हम सिर्फ प्रकृति से ले रहे हैं, देने का काम बंद कर दिया। अगर देने का हमने जो बंद कर दिया इससे क्या हुआ, नुकसान हुआ। इससे नुकसान हुआ कि प्रकृति असंतुलित हो गई। प्रकृति जो है उसका तंत्र बिगड़ गया, प्रकृति का सिस्टम बिगड़ गया। और हम अभी आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब प्रचार की शुरुआत हुई थी 1968 में, जब प्रचार की शुरुआत हुई थी तो जब घर घर जाकर अग्निहोत्र बताया करते थे हम लोग, तो लोग घरों से बाहर निकाल दिया करते थे ये बोलकर कि अरे पागल हो गया क्या, तेरा अकल दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं, क्या बोल रहा है कि ये प्रदूषण क्या होता है क्या नहीं होता।
लेकिन आज की तारीख में देखेंगे तो हर बच्चा इस गांव में जितने भी लोग उपला अवेलेबल हैं यहाँ पे सब लोग बता पाएंगे यहाँ पे कि प्रदूषण माने क्या होता है। आज की तारीख में जिस आदमी ने शराब तक नहीं पी है, जिस आदमी ने कोई नशा तक नहीं किया, उस आदमी को ब्लड प्रेशर है, उस आदमी को शुगर है। ये कहाँ से आया, किस जगह से आया, इसका सोर्स क्या है, ये सोचने वाली बात है। तो इसका सोर्स है हमारी प्रकृति। जिस प्रकृति के हमने सब गंदा डाला है वो गंदा घूम के हमारे पास वापस आ रहा है। हम ये सोचकर चलते हैं कि हमारा घर केवल एक ऐसी जगह है जहाँ वो साफ रखना चाहिए। बाहर प्रकृति जहाँ हम घूमते हैं वो साफ रखने की जरूरत नहीं। कहीं भी थूक दो, कहीं भी कुछ भी कर दो, कहीं भी गंदा कर दो, कहीं पन्नी फेंक दो, खेत में तालाब में सब गंदगी कर दो। वो हमारा घर ही नहीं है, हम उसको घर मानते नहीं। तो वो भी हमारा घर होने के नाते इस प्रकृति का नियम एक सबसे बड़ा नियम है। जैसे आप जानते हैं कि एक अगर हम अनाज का दाना बोते तो हमें कई गुना रिटर्न मिलता है। ये आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? तो अगर हम प्रकृति में एक दाना बो के कई गुना वापस हम लेते हैं, तो प्रकृति जब हम गंदगी डालते हैं तो वो भी कई गुना हमें किसी न किसी रूप में रिटर्न मिलती है, वापस मिलती है। हम उसको छोड़कर कहीं बाहर जा नहीं सकते। जो लोग ये बात कर रहे हैं सोच रहे हैं कि अरे क्या फर्क पड़ता है, हमारे एक गंदा करने से क्या होता है, हम एक गंदा कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है, ये उल्टा सोचना चाहिए कि हम अगर एक अच्छा काम कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, ये भी देखना पड़ेगा। तो हर एक मिलकर ये अग्निहोत्र क्यों करना चाहिए बता रहा हूँ आपको मैं कि ये अग्निहोत्र जो है ये रिटर्न करने का काम है, जो हमने प्रकृति से लिया है उसको वापस करने का काम है। और अग्निहोत्र करने से क्या मिलता है, आप सोचेंगे इस बात को, क्या मिलता है। अभी जैसी मीना जी बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले क्या मिलता है। तो अग्निहोत्र करने से सबसे बड़ा फायदा हमें ये मिलता है कि अग्निहोत्र करने से वो चीजें हमें प्राप्त होती है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आनंद मिलता है, सुख मिलता है, तृप्ति मिलती है, और फिर क्या होती है, अच्छी नींद आती है, शरीर बढ़िया काम करता है। तो शरीर का काम करना ही सुख है मेरी नजरों में। जिसका शरीर गड़बड़ है, जिसका मन ठिकाने पर नहीं है, जिसके पेट में गड़बड़ है, वो आदमी दुखी है और हमेशा दुखी रहेगा। तो सुख माने क्या है कि शरीर के सारे अवयव अच्छे से काम करते रहे, दिमाग ठिकाने पर रहे, मन ठिकाने पर रहे, ये सब चीजें बंदी रहे, और हम जिस काम के लिए हमारा जन्म हुआ है वो हम कम कर सकें। हमारा जन्म किसके लिए हुआ है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, लेकिन हम खाने पीने और उसमें भी हमको उसमें अपने समय देना है। क्योंकि पेट पूजा तो करनी ना, उसके बगैर कैसे भगवान का नाम लेते हैं। पहले पेट पूजा फिर वो वाली कहावत यहाँ पर आती है। तो इसलिए भूखा भी हमें करना है। तो सारे काम करने के लिए आप देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि मन हमारा ठिकाने पर चाहिए, हमारा शरीर ठिकाने पर चाहिए। हम क्या करते हैं, जरा सा मौसम बनना सर्दी खांसी हो जाती है, जरा सा मौसम बनना ये हो जाता है। ये गाँव में इंडिया के गाँव में ये चीज़ देखने को आ जा रही है कि हर आदमी बीमार है, हर आदमी डॉक्टर के पास जा रहा है। पर आप देखिए कि जिस डॉक्टर के पास जा रहे हो उसके बाद इलाज है क्या, वो ठीक करता है? किसी डॉक्टर ने आज तक पूरी तरह से किसी को ठीक किया है? कभी नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। चाहे कोई भी पैथी हो, आप पूरी तरह से ठीक कभी नहीं हो पाएंगे जब तक आप उसको जड़ों का इलाज नहीं करेंगे। और जड़ों का इलाज क्या है? जड़ों का इलाज ये है कि जहाँ से गंदगी शुरू हुई वहीं से हम लोग अब अच्छा करने का हम शुरू करें। जहाँ से हमने गंदगी करने की शुरुआत की थी ना, वहीं से हम लोग अच्छा काम, सब लोग मिलकर एक एक हाथ अपना हाथ बटाएंगे, सब लोग मिलकर काम करेंगे तो ये गंदगी को मिलकर दूर किया जा सकता है। और ये मिलकर करने वाला ही काम है, ये अकेले करने वाला काम नहीं है। तो सबको मिलकर अपना अपना सहयोग देना पड़ेगा। और सहयोग क्या है? सहयोग ये है कि हर एक को सिर्फ 2-2 मिनट प्रकृति के लिए रोज सुबह शाम देंगे। ये अभी तो जैविक खेती कर रहे हैं, अब जैविक खेती करने के लिए मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा, मैं जोर नहीं दूंगा। तो किसान को सबसे पहले काम ये करना है कि अगर उसको खेत में जैविक खेती अपनाना है तो सबसे पहले उसको अग्निहोत्र कुछ समय तक नियमित करके देखना होगा। फिर अग्निहोत्र करके उसको अग्निहोत्र को अपने रूटीन में बनाना होगा। ये करने के बाद फिर उसको खेत में लेके आइए। डायरेक्ट आप अग्निहोत्र भी नहीं करते हैं तो पहली बार आपने सुन लिया इनके, आप बिल्कुल एकदम एक्साइटेड हो गए, आप जाके तुरंत खेत में शुरू कर दिया अग्निहोत्र, तो आप हो सकता है कि फेल्योर की तरफ जाए। मेरा कहने का सबसे बड़ा मतलब क्या है कि अग्निहोत्र हमें करने के लिए सबसे बड़ा जो काम होता है वो निश्चय होता है। अभी मैं एक उदाहरण आपको छोटा देना चाहूँगा, और उदाहरण ये है कि अभी मैं आपको एक आदमी दे दूंगा कि इससे काम करवाओ आपके खेत में, और उसमें तो आप क्या बोलोगे कि ठीक है, सुबह उसको 4 बजे उठाओगे, डंडे मारोगे, तो सुबह उठता नहीं है, काम करता नहीं है, ये बड़ा कामचोर है, ये बड़ा। पर ये आप देखिए कि हम कितने बड़े कामचोर हैं। हम भी एक बड़े कामचोर है ना कि हम सुबह उठते नहीं है, हम अग्निहोत्र करते नहीं है। अगर अग्निहोत्र करने की बारी आ रही तो क्या होता है, हम थोड़ा 2 मिनट और लेट लेते हैं, थोड़ा और आराम कर लेते हैं, तो अब 10 मिनट से मान चला समय निकल गया उसका। तो अग्निहोत्र में सबसे बड़ी चीज़ जरूरी क्या है कि हमको खुद को जो है ना वो रोज डंडे मार के उठाने की जरूरत है, रोज हमको खुद को लाइन पिलाने की जरूरत है, हमको रोज खुद को जो है वो समझाने की जरूरत है हमको खुद को। तो खुद मेहनत किसके लिए है? अग्निहोत्र करने में सबसे बड़ी चीज़ मेहनत क्या है? खुद के लिए है। खुद को लाइन पिलाने के लिए जो मेहनत है वो सबसे बड़ी मेहनत है। खुद को खुद से अग्निहोत्र करवाना सबसे दुनिया में सबसे बड़ा कठिन काम है मानता हूँ। दूसरे सब करवा लोगे और नहीं करेगा तो 10 चीजें उसको बोलोगे कि करता नहीं, पर जहाँ खुद की बारी आती है वहाँ पे सब टाटा फिस हो जाता है। तो अग्निहोत्र करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है निश्चय। अग्निहोत्र में अगर निश्चय पक्का होगा तो अग्निहोत्र से अग्निहोत्र आप नियमित करेंगे। और अग्निहोत्र करने के फायदे बहुत सारे हैं। मैं तो अभी अनुभव सुन रहा हूँ, मैं खुद ही आश्चर्यचकित हूँ कि जो हम अभी तक आज से 10 साल पहले जो हम बातें बोलते थे कि अग्निहोत्र से जो होता है वो होता है, और जैसी मीना जी खुद बात को कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है।
तो क्या हो रहा है कि वातावरण धीरे धीरे गंदा होता जा रहा है, वातावरण में धीरे धीरे गंदगी आती जा रही है, और ये गंदगी आने के नतीजे क्या हो रहे हैं कि हम दिन ब दिन मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बीमार हो रहे हैं। और इसका इलाज आप ढूंढ रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप दुनिया की जड़ी बूटियां कर रहे हैं। आप सोचिए आज से 100 साल पहले सब चीजें ठीक है, जाना पड़ता था डॉक्टर के पास में, जरूरत ही नहीं पड़ती। आदमी की रोटी में इतनी ताकत थी, गेहूं में इतनी ताकत थी कि उस गेहूं की ताकत को लेकर वो बच्चे, आप देखें वो बच्चे आजकल दिखते नहीं गाँव में, जो मिट्टी के मकानों में रहते थे बाहर और बिल्कुल एक चड्डी में, और वो नंगे घूमते रहते थे और उनको नाक बहती रहती थी और बड़ी ठंड में रहते थे, वो नज़ारा हमको वहां तो देखने को नहीं मिलता। भोपाल में आसपास के गाँव में, वहाँ सब गाँव विकसित हो गए, और विकास का नतीजा ये हुआ है कि हम लोगों ने अपनी पुरातन पद्धति को छोड़ दिया है। तो वो ही सबसे बड़ा कारण है हमारे बीमार होने का। तो बीमार होने में और नहीं होने में कितना बड़ा फर्क है, ये आपको महसूस तब होगा जब अग्निहोत्र आप नियमित अपने घर में करके देखेंगे। तो हमने क्या किया है, हमने प्रकृति को, जिस प्रकृति से लेने का काम जो हमने किया है, उसको कुछ दिया नहीं, उसको सजाया नहीं, उसको संवारा नहीं। इसके कारण क्या हुआ कि आज चाहे धरती हो, चाहे पानी हो, चाहे वो हम खुद हो, चाहे कोई भी हो, सब बीमार है। असंभव है, हो ही सकता है। तो जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे दायरे से बाहर है, अग्निहोत्र वहाँ काम करता है। ये सबसे बड़ी अग्निहोत्र की खासियत मैंने आज तक देखी हुई है कि जो हमारे दायरे में नहीं है वो चीज़ वहाँ अग्निहोत्र काम करता है, और वहीं हमें सबसे ज़्यादा जरूरत होती है सपोर्ट की, जो हमारे दायरे में नहीं। जो हमारे दायरे में तो उसको तो हम निपटा लेते हैं, तो जो दायरे में नहीं उसको हम कैसे निपटाएंगे? तो उसको निपटाने के लिए, उसको सही करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए अग्निहोत्र आपके जीवन में सबसे बड़ा सपोर्टिव काम करता है। ये अग्निहोत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। तो अग्निहोत्र को करके आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आता है, आपके आसपास के वातावरण में जबरदस्त बदलाव आता है, आपके जीवन में बदलाव आता है, आपके आसपास के जो व्यवहार उसमें बदलाव आता है, जो नेगेटिव चीज़ें वो सारी हटती हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हटती हैं, जो भी भूत प्रेत बाधा है, दोष है, सारे निकल जाते हैं। वास्तु दोष सब निकल जाते हैं, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। अग्निहोत्र अगर आप कर रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रभाव अग्निहोत्र है, इतने ज़्यादा प्रभाव अग्निहोत्र के। मैं आपको कहीं ऐसे ही, मेरा कोई ये प्रोडक्ट मेरा नहीं है, तो ये प्रोडक्ट मेरा नहीं, तो मैं उसको आपको बयान नहीं कर सकता कि ईश्वर का प्रोडक्ट है, ईश्वर ने इसको बनाया हुआ है। इसलिए कोई मेरा प्रोडक्ट होगा तो इसको मैं बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट मेरा ऐसा है, इसके फायदे हैं, ये होता है, पर प्रोडक्ट ईश्वर का है। तो इस प्रोडक्ट का फायदा क्या है, जब करेंगे तब आपको अनुभव होगा। आप यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, हर एक का अनुभव अलग अलग हो सकता है अग्निहोत्र करने के बाद में। ऐसा अग्निहोत्र है। इससे ज़्यादा अग्निहोत्र की तारीख में क्या करूँ, अग्निहोत्र के बारे में क्या कहूँ, तो सिर्फ एक चीज़ करने की जरूरत है कि आज के समय में हमें खुद में अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है। अब बदलने की जरूरत है। आज अगर नहीं बदलेंगे तो कल समय नहीं मिलेगा बदलने का। और सोचिए आप कि जिस धरती को माँ मानते हैं, उस माँ के लिए जब हम सब कुछ काम करते हैं, उसके लिए अपना समय देते हैं 2 मिनट का, तो वो माँ आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है, वो आपका ध्यान रखती है। ये बात तो आपका अनुभव होगा, पहले तो ये कुछ लिया भी होगा कि जिसके लिए हम लोग दिल से काम करते हैं वो हमारे लिए भी हमारा ध्यान रखती है। तो आप ये मत सोचिए कि अग्निहोत्र करने के बाद में हमें क्या फायदा होगा। तो अग्निहोत्र करने के बाद में सबसे बड़ा ये फायदा आपका ये होगा कि जो आपके जीवन में जो चीज़ की ध्यान रखने की जरूरत है, जो चीज़ का सपोर्ट की जरूरत है, जहाँ मदद की जरूरत है, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे मिलना शुरू होती है। ऐसा अग्निहोत्र करने वाले का अनुभव है। ये आपको खुद को जब करेंगे तो आपका अनुभव अलग रहेगा। तो इसलिए पहले जो लोग जैविक खेती करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं उनको सलाह दूंगा कि पहले अपने घर में 2 साल तक, 1.5 साल तक, 6 महीने तक आप नियमित घर में अग्निहोत्र कीजिए, अपने परिवार को इससे परिचित कीजिए, और फिर धीरे धीरे इसको खेत में लाइए। तो जैविक खेती हमको जब करनी है तो सबसे बड़ा ध्यान हमको ये रखना है कि रासायनिक खेती में जो रोग आता है उसके लिए जो निवारण हम करते हैं, वही हमको जैविक खेती में निवारण करने के लिए उन साधनों को बना के रखना है खेत में, उस शरीर को बना के रखना खेत में, ताकि ये ना हो कल को कि हम अग्निहोत्र खेती कर रहे थे और हमें फेल हो गए। और फेल होने के लिए फेल नहीं होना है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फेल ना होने के लिए सबसे बड़ा जो साधन है वो ये है, जो टिप मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि आपको पहले अपने घर में अग्निहोत्र करना है, और फिर आपको एक योजना बनानी है कि मैं जैविक खेती करूंगा तो मुझे क्या क्या साधन अपनाने होंगे, क्या क्या मुझे उस खेत में बनाना होगा, क्या क्या उसमें डालना होगा, जिससे कि जो मैं सब्जी बोऊंगा तो उस सब्जी बोने के बाद में या फल बोने के बाद में वो हम रासायनिक खेती के बराबर ही उसमें सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। फेलियर नहीं होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। जनरली क्या होता है, किसान आनंद फानंद में जाके अग्निहोत्र खेती शुरू कर देता है और फिर वो उसका उपाय नहीं कर पाता। जैसे कोई रोग लग गया मान लो, तो उसके क्या करेंगे हम लोग, उसके सबके जो बीजों के जो जितने भी आप जो भी फसल बोते हैं उस सबका रोग निवारण का उपाय पहले ढूंढ के रखिए, बना के रखिए, लिख के रखिए, और फिर पूरी योजना के साथ में आप जो उसको चीज़ को शुरू करेंगे तो आप फेल नहीं होंगे, 100% सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। और दूसरी बात क्या होगा कि जहर देने से बचेंगे, जहर डालने से बचेंगे। आप सोचिए जिस चीज़ को आप खाना पसंद नहीं करेंगे उसको आप खेत में डाल रहे हैं, तो फिर जहर तो जा रहा है ना, किसी न किसी रूप में जहर जा रहा है। और ये जितने भी खेत में जहर जा रहे हैं वो घूम फिर कर कहाँ जा रहे हैं, नदियों में जा रहे हैं, तालाब में जा रहे हैं, वातावरण में जा रहे हैं, और दिन ब दिन क्या हो रहा है कि जमीन को हम लोग बीमार और करते जा रहे हैं।
सिर्फ एक चीज़ की जो मैं मीणा जी को मैंने बोला, एक चीज़ की सबसे बड़ी तारीफ इनकी करनी पड़ेगी कि बहुत बड़ी हिम्मत है ये, क्योंकि जो छोटे छोटे किसान हैं, तो इनका जो खेत पे डिपेंडेंट है, उनका पूरा परिवार खेत के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसी में इतनी बड़ी हिम्मत करना कि जैविक खेती की तरफ बढ़ना, ये बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज कहना चाहूँगा, या बहुत बड़ा साहस नहीं है, दुस्साहस है। वो दुस्साहस बोलते हैं, दुस्साहस वाला काम उन्होंने किया है, और ये दुस्साहस हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं। हमारे हम निश्चय कर लें। एक जैसे मीणा जी जो अभी बोला, उस बात को मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आपने ठान लिया कि मुझे जैविक खेती करनी है, तो फिर पीछे मुड़कर देखना नहीं, ये तैयारी के साथ शुरू कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। फिर आगे तो भी वैसे ही कीजिए आप, भले आज सुन लो, किट लेके जाके किट रखा हुआ जाके घर में जाके रख लो, और बेमन से शुरू कर दो कि हाँ उन्होंने बोला था करना, और 4 दिन बाद बोलोगे मुझे तो कुछ फायदा हुआ नहीं, फालतू चीज़ें बंद कर दो। ऐसा नहीं, आगे तक करने के क्या फायदे होते हैं, ये नेट पे आजकल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, हमारे आश्रम के भी वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो आपको जो भी चीज़ शुरू करनी है, ये तो भी शुरू करना है, तो पूरी योजना बना के शुरू कीजिए। भले ही उस योजना को अप्लाई करने में 3 महीने लग जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेमन से करना नहीं है, पूरी योजना से करना है उसको, पूरे मन से करना है उसको, और पूरा ध्यान लगा करना है, पूरा समझ के करना है उस चीज़ को, कि अब फिर शुरू करना है, तो उसको पीछे नहीं हटना, पीछे मुड़ के देखना नहीं। फिर कहे आपका पड़ोसी बोले कि ये बेकार चीज़ें होगी, उसको बंद नहीं करना, उसको बोला मैं अब ये जीवन भर में करूँगा, चाहे कुछ भी हो, जो भी अंजाम हो, जैसे भी अंजाम है मैं करूँगा। उसी तरह से जैविक खेती भी शुरू करनी है, ये हम नहीं करते हैं, और इसलिए हम फेलियर होते हैं, हमें सफलता मिलती नहीं। तो सफलता का राज क्या है सबसे बड़ा, कि जिन किसानों को जैविक खेती करनी है, उन किसानों को पूरी योजनाबद्ध रीति से जैविक खेती की योजना बना के शुरू करना पड़ेगा। जो भी आप बोएं, गेहूँ बोए तो गेहूँ कैसे जो बड़ा होगा, जमीन को ट्रीट करना, उसमें बीज को ट्रीट करना, उसमें जमीन में जब फसल निकलेगी तो उसको फिर उसमें ट्रीट करना, उसमें रोग लगता है क्या, कौन कौन से रोग लगते हैं, इसकी स्टडी करके रखनी पड़ेगी, देख के रखना पड़ेगा कि ये रोग लगते हैं, मुझे ये जैविक चीज़ बनानी है और ये मैं डालूंगा खेत में। वो सब कुछ करके आपको रखना पड़ेगा, सारी योजना बना के रखेंगे। फिर जब आप शुरू करेंगे खेती, तो आपकी अग्निहोत्र जैविक खेती 101% सफल होगी, और आप खुद अपने आप में फर्क महसूस करेंगे कि हाँ जो मैंने ठाना था वो पूर्ण हुआ। तो ये सबसे बड़ी जैविक खेती में सबसे बड़ी जो है वो दुविधा ये कि हम लोग ठानते नहीं, इस कारण हम कर नहीं पाते, और करते भी है तो बेमन से करते हैं, केवल थोड़ा बहुत आधा सुनते हैं, आधा नहीं सुना और शुरू करते हैं उसको। तो ऐसा ना करके, क्योंकि जैविक खेती जो है वो रासायनिक खेती से कठिन है, थोड़ा उसमें कठिन इसलिए हो कि उसमें सब बनाना है, करना है, उसमें अलग अलग चीज़ें बनानी पड़ेंगी, करना पड़ेगा, और सतत खेत में लगे रहना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि अब ये हो गया तो क्या करूँ, हो गया तो क्या करूँ। और जब आप जैविक खेती शुरू करेंगे तो जैविक खेती को लगभग खेत को 3 साल आपको देने पड़ेंगे रिकवर होने के लिए। जो अपने खेत में जो कीटाणु जीवाणु केचुए मार दिए हैं करके जो नुकसान पहुंचा है, वो नुकसान की रिकवरी के लिए आपको 3 साल कम से कम देने पड़ेंगे। तो इनका तो ये भी अनुभव नहीं, इनको तो जल्दी रिकवरी मिलेगी, कैसे मिली मुझे भी नहीं पता। तो ये सब चीज़ें करके हम न केवल अपने खेत को उन्नत बना सकते हैं, और खेत में हम लोग जो बोएंगे वो बिल्कुल शुद्ध होगा। अब रही मार्केट वैल्यू की बात, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में जो आप जैविक खेती जो कर रहे हैं उसमें मार्केट की वैल्यू कितनी मिल रही है, क्या आपको मिल रहा है मार्केट में, कितना मुनाफा हो रहा है। पर ये बात जरूर है कि जैविक खेती में जो भी फसल उगती है, आप देखा भी क्या गेहूँ होगा, चना होगा, तो मुझे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं लग रहा है कि उसमें रासायनिक खेती में और उसमें क्या डिफरेंस है। स्वाद में अंतर हो सकता है, रसायन में अंतर हो सकता है, जहर में अंतर हो सकता है, और दूसरा सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो भी आप जैविक खेती करते हैं उसमें आपका जो मुनाफा होता है वो लागत का मुनाफा होता है, जो भी आप उसमें केमिकल जो नहीं डालते हैं वो मुनाफा आपका शुद्ध मुनाफा होता है। तो अब हमें सोचना है कि हमें अब क्या करना है, हमें खेत में जहर डालते रहना है, इसी तरह खेती करते रहना है कि हमें बदलाव लाना है और अपने जीवन को परिवर्तित करना है, खुद को भी करना है और दूसरों को भी प्रेरणा देना है कि आप भी करें। तो युवा जितने बैठे हुए सारे इस चीज़ का प्रण ले सकते हैं, जिनको घर से फ्रीडम है, जो मुक्त हैं घर से, जो करने की कोशिश करते हैं और कर सकते हैं, ऐसे लोगों को कदम उठाना चाहिए और इसको करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि कब तक खेत में जहर डालते रहोगे, कभी न कभी तो ऐसा एक दिन आएगा, इस दिन खेत में जो है वो खेत जो है वो उगना खेत में बंद हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन बहुत जगह बन चुकी। तो क्या हमें वहाँ तक पहुँच के फिर सोचना है कि हमें अभी सोचना शुरू करना है, ये हमारा अपना खुद का निर्णय है। खेत आपका है, निर्णय आपका है, सोचना आपको है। हमारा काम तो केवल बताना है कि ऐसा करना चाहिए और फर्क मिलता है। ये बात जरूर है कि मीणा जी ने जो यहाँ पे करके दिखाया है, हम लोग किसानों के घर जाते हैं, गाँव में जाते हैं, बताते हैं लोगों को मीटिंग में कि करना चाहिए, पर उदाहरण नहीं होता। यहाँ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत है, दिख रहा है सामने आंखों से की है, आपको उसको टेली कीजिए, देखिए आप अपने इसको परखिए कि जो हम बोल रहे हैं वाकई में सही है कि नहीं, कि झूठ बोल रहे हैं हम लोग, कि वाकई में आप लोग इसमें देखिए हमारा तो कुछ फायदा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर जैविक खेती करेंगे तो उसमें हमारा क्या फायदा, कुछ फायदा है हमारा, क्या है फायदा?
हमें पैसे मिलेंगे नहीं, हमारे को कोई सरकार पैसे देते नहीं, हम खुद काम करते हैं। माधव आश्रम से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति खुद अपने खर्चे पे काम करता है, उसको कोई सरकार पैसा देती नहीं और न कहीं हम इसके लिए पैसा लेते हैं, कोई योजना में हम काम नहीं करते। जैसे एनजीओ काम करते हैं वैसे हमारी संस्था काम नहीं करती है। ये सब मनुष्य के लेवल पे काम होता है, जो सीखता है वो प्रचार करता है, वो इसका खर्चा उठाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए तो खुद के खर्चे का है, आपको ये बात बताने के लिए। अब मानना नहीं मानना आपका निर्णय है, आपको मैं छोड़ता हूँ कि आप इसको इतना उसको समझते हैं इस बारे में और सोचते हैं। पर मुझे मेरा फिर भी सुझाव रहेगा कि जिंदगी में एक बार कोशिश करके जरूर देखना चाहिए कि बाकी में जो है ये सही है कि नहीं। फिर भले आप जिंदगी भर के लिए छोड़ दो उसको तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार दांव लगा के देख लेना चाहिए। क्या कहते हैं आप? ठीक है ना, धन्यवाद।